नमस्कार। जेवीपी मीडिया ग्रुप के इस खास बातचीत की पेशकश में आज हमारे बीच मौजूद हैं कृषि अधिकारी टोंक डॉक्टर मुकेश कुमार गेणा जी, जो मूलतः सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं और राजस्थान के ARO एग्ज़ाम के टॉपर हैं। अभी टोंक ज़िले में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कृषि में नवाचार करते हुए आपने टोंक को एक विशेष पहचान दिलाई है। इसी साल राजस्थान सरकार के बजट में कृषि क्षेत्र में टोंक को आपके प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से और सबसे बहुत अच्छी सौगात मिली है। आइए बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। अभी हमारे 26 फरवरी 2022 को टोंक जिला शिक्षा और सेवा पुरस्कार समारोह में भी आपने उत्कृष्ट योगदान दिया है और ज़िले की प्रतिभाओं को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से कृषि में नवाचार विशेष रूप से टोंक ज़िले के संदर्भ में आप कर रहे हैं, चाहे वो नई जैविक खेती को प्रोत्साहन हो या फार्म पॉन्ड योजना हो, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हो या कृषि की पैदावार को बढ़ाने वाली बातें हो, रिसर्च हो, तो किस तरीके से कार्य चल रहा है और उसमें आप नवाचार कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान सरकार कृषि विभाग के माध्यम से बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है किसानों के उत्थान के लिए जी, जिसमें फार्म पॉन्ड है, पाइपलाइन है, आपका कृषि यंत्र है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार इस कृषि बजट में बहुत सारी घोषणाएं की है। एक अलग से जैविक मिशन का एक नया मोड़ देकर एक नए तरीके से जैविक खेती की शुरुआत हो रही है, जो कि पूरे भारत में केवल राजस्थान में ही ऐसा एक मिशन रखा गया है, जो एक बहुत इसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। टोंक जिले के संदर्भ में भी आपने जैविक खेती के प्रोत्साहन को लेके कुछ बजट में प्रावधान करवाए हैं। जनप्रतिनिधियों को आपने ड्राफ्टिंग करके कुछ बताया और उनके बिहाफ पर वो चीज़ें अन्य जिलों की अपेक्षा अपने को सौगात मिली है, वो क्या चीज़ है? देखिए, अभी राजस्थान में IPM प्रयोगशाला केवल 9 ही थी जी। तो हमने सोचा कि जो आजकल जो आमजन है, जीव जंतु है, अपने पशु पक्षी है, सब पे जो किसान हैं वो अनअवेलेबिलिटी मान लो या अनभिज्ञता जान लो, तो किसान क्या कर रहा है, जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनको ज़्यादा यूज़ कर रहा है। खेती में बहुत अंधाधुंध तरीके से बिना कोई डोज के कैलकुलेशन के बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से बहुत ज़्यादा जैसे कैंसर है, एलर्जी है, चर्म रोग है, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जी। तो जैविक खेती करने से ये सब चीज़ें अपने आप कम हो जाएगी। तो हमने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जैविक खेती में सबसे मुख्य प्रॉब्लम आती है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट थ्रू ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो जैविक रूप से अपन कीट और बीमारियों का नियंत्रण करने में जो बाधाएं हैं, उनमें आपको जो मेन जो चीज़ है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोग्रामा है, आपका ब्यूवेरिया है, मेटारिजियम है, आजाडिरेक्टिन है, BT है, ये चीज़ें मार्केट में अभी बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है या फिर उपलब्धता ही नहीं है इनकी, बिल्कुल शून्य की तरह ही एक तरह से। तो अभी 9वीं प्रयोगशाला में प्रोडक्शन हो रहा था, तो हमारा उद्देश्य था कि राजस्थान में टोंक ज़िले से हमने शुरुआत की। हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे छोटे से लेकर बड़े नेता तक हमने बात पहुंचाई, जनप्रतिनिधि तक, जैसे MLA साहब है, दूसरे टोंक MLA साहब, पायलट साहब, दूसरे निवाई के प्रशांत जी MLA साहब और DCC डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, वहाँ के प्रधान, इन सब से हमने जो पूर्व जिला प्रमुख थे उनसे भी हमने ये करवाया और सरकार को हमने CM साहब और माननीय कृषि मंत्री महोदय को ज्ञापन के थ्रू भेजा। साथ ही जो प्रदेश स्तरीय किसान संगठन है, जिसमें टोंक जिले से भी किसान महापंचायत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है जी। साथ ही कुंभाराम आर्य फाउंडेशन जो किसानों के लिए काम कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन है, जो राजाराम जी मिल ने भी एक लेटर देके सरकार को भेजा था कि पूरे प्रदेश में अभी 9 ही IPM प्रयोगशालाएँ हैं, तो प्रत्येक जिले स्तर पे प्रयोगशालाएँ और खोलो, जिससे जो आम जन में जो बीमारियां बढ़ रही है वो कम हो और जैविक तरीके से जो खेती हो तो उसमें थोड़ा इजाफा हो, बढ़ावा हो। तो अब वो IPM प्रयोगशाला खुलने के बाद में जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
दूसरा, इसके साथ ही आप एक कृषि में जो नवाचार कर रहे हैं ज़िले में, अब जो कृषि का सिनेरियो है, आपको क्या लगता है कि अपने टोंक ज़िले के किसान जो हैं वो कृषि क्षेत्र में कुछ नवाचारों के साथ में अलग तरह की खेती कर रहे हैं और उससे लाभ कमा रहे हैं? बिल्कुल, आज टोंक ज़िले का काश्तकार पहले से काफ़ी जागरूक हो चुका है और वो किसी भी सेक्टर, मान लो आप एग्रीकल्चर का, चाहे ऑर्गेनिक सेक्टर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में पेड़ पौधे बाग बगीचे लगाने का सेक्टर हो, चाहे वो स्प्रिंकलर ड्रिप से खेती करने का सेक्टर हो, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाने वाला सेक्टर हो, सब में टोंक जिले का काश्तकार आज आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो बड़े स्तर पे 40-40 बीघा में, 92 बीघा में ऐसे बड़े बड़े फार्म डेवलप कर रहे हैं और प्रोडक्शन ले रहे हैं। टोंक जिले में बहुत सारे अमरूद किसान लगा रहे हैं, जो सवाई माधोपुर के एडजॉइनिंग एरिया है टोंक का, उनियारा बेल्ट है और आपका जो टोंक का गहलोत सेक्टर है, इनमें काफ़ी मात्रा में अमरूद के बगीचे लगे हुए हैं और भी आगे 10-15 या 2-5 ऐसे किसान हैं जिनका आप नाम भी उल्लेख करें, जिन्होंने नवाचार करके खेतियों को एक नई पहचान दी है। टोंक ज़िले में अभी हाल ही में एक नए किसान हैं ओम प्रकाश जी चौधरी, जो गणिती के रहने वाले हैं और देवड़ावास में नौनपुरा गांव एक, वहाँ 40 बीघा ज़मीन खरीद करके वहाँ एक हॉर्टिकल्चर का एक मतलब बड़ा बगीचा लगाना चाह रहे हैं। वो लगा दिया है उन्होंने, जिसमें नींबू और मौसम्बी के लगभग 4,500 पौधों का पौधरोपण उन्होंने कर दिया है। वेरी गुड। और वो साथ ही फार्म पॉन्ड भी उन्होंने खुदवाया है, जिसमें वो मछली पालन भी वो करेंगे जी। और उनका जो वो हमारे से निर्देश लेते रहते हैं, हमारे से पूछताछ वो करते रहते हैं, हम उनको सुझाव देते रहते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया और हम भी उनको कहते रहते हैं, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मतलब समन्वित कृषि प्रणाली हम वहाँ पे पूरे डेवलप करवाना चाहते हैं, एक मॉडल बनवाना चाहते हैं जो राजस्थान में भी उसका नाम हो एग्रो टूरिज्म के रूप में, जिससे आने वाले किसान देख करके वहाँ से सीख करके जाएँ और वहाँ वो गाय पालन भी करेंगे, एक गिर नस्ल की गाय लेके आएंगे, बहुत सारी मतलब डेयरी को भी वो उसमें शामिल करेंगे। दूसरा आपके मछली पालन वो करेंगे, पेड़ पौधे जो नींबू मौसम्बी है उन्होंने लगा दिया है, तो 3-4 साल बाद वो फल देने लग जाएंगे और वो सब्जी की खेती भी बीच बीच में ड्रिप के माध्यम से करेंगे। इसी तरीके से जैसे किशन लाल जी देशमा है, उन्होंने भी बहुत शानदार फार्मिंग डेवलप की है। नविंद्र जी चौधरी जो औषधीय पौधों की खेती बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। शंकर लाल जी जाट है देवली बाची में, उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको बहुत अच्छा डेवलप किया। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं। अब नेक्स्ट फेज जो आता है कि अब एग्रीकल्चर में जो नवाचार हैं उसके साथ में जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी, वो एग्रीकल्चर एजुकेशन की ओर कितना स्कोप मानते हैं आप? देखिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन में एक बार बीच में ड्राई पीरियड ज़रूर आ गया था। 93 के बाद पोस्टें बहुत कम हो गई थी आना, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां थी, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें 2010 तक ड्राई पीरियड आ गया था और 2010 में से ही वैकेंसी स्टार्ट हुई है, जो आज तक लगभग 10 साल तो हो गए कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है। हर साल 2 साल में हर भर्ती आ रही है। कृषि परीक्षक सेक्टर स्तर से लेकर के आपका कृषि अधिकारी तक भर्ती होती है इसमें जी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसको ग्राम सेवक के नाम से बोलते हैं। दूसरा एक सहायक कृषि अधिकारी होता है, जो एक सर्किल होता है, 5 से 7 सुपरवाइजर के ऊपर एक WO बैठता है। एक होता है कृषि अधिकारी। तो कृषि अधिकारी ही सबसे मतलब 5400 ग्रेड पे वाली जॉब है इसमें, कृषि विभाग के अंदर जो हाईएस्ट मतलब ऊपर वाली स्केल के अंदर जो स्केल के अंदर सिलेक्शन होता है जी। इसी के साथ साथ में रिसर्च विंग में भी आपके ARO और WRO, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ये 5400 और 4800 ग्रेड में 2 ग्रेड में इनमें भी मतलब गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट निकालती है और समय समय भर्तियाँ हो रही है इनमें, तो काफ़ी स्कोप है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी एग्रीकल्चर का बिल्कुल अनिश्चित, मतलब कोई अपने वो नहीं कर सकते हैं कल्पना, इतना बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है प्राइवेट कंपनियों में भी। तो कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रुकावट का अपना नाम नहीं ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है एक तरह से। टोंक जिले के संदर्भ में शिक्षा से जुड़े हुए कुछ सरोकार हैं। पिछले दिनों अपन ने मिलकर टोंक जिला का शिक्षा और सेवा पुरस्कार किया, उसमें अपने प्रतिभाओं को देखा, अलग अलग क्षेत्र की जो विशिष्ट प्रतिभाएं जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है।
तो क्या मानते हैं कि जिस टोंक को पहले पिछड़ा हुआ का सिंबॉलिक माना जाता था, अब टोंक किस ओर शिक्षा और सरोकारों में बढ़ रहा है? देखिए, टोंक ज़िला अब हर सेक्टर में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुका है टोंक ज़िला। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी आज टोंक ज़िला अपने एक अलग से नींव स्थापित की है कि बाहर के जो लोग पहले टोंक ज़िले को थोड़ा ऐसा बैकवर्ड टाइप नाम देते थे, लेकिन आज टोंक ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी पिछड़ा हुआ नहीं है, नौकरी के क्षेत्र में कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है। आज टोंक ज़िले से बहुत सारे MBBS, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे मतलब मेडिकल सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर टोंक ज़िले का जो स्टूडेंट है वो बालक प्लस बालिका दोनों को बराबर समानता दे करके बिल्कुल निरंतर उनके एजुकेशन दिला रहे हैं, चाहे वो बाहर से दिलाओ, टोंक से दिलाओ, तो पूरे स्टेट लेवल पे नाम कर रहे हैं एक तरह से टोंक ज़िले के जो छात्र छात्राएं हैं। आप जब आपके सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के रूप में राजस्थान को टॉप किया, तो किस तरीके का महसूस हुआ, किस तरीके की मेहनत थी? जब वो रिजल्ट आया तो राजस्थान टॉपर आप बने, तो वो पल कैसे थे? जी, देखो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर राजस्थान लेवल पर अगर उसकी प्रथम रैंक आती है तो अपने आप में एक खुशी के पल तो होते ही हैं। तो वो बहुत ही टोंक ज़िले के लिए भी था और परिवार समाज के लिए, गांव के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था वो, जिसमें सब लोग खुशी हुए थे। ये कौन से साल की बात है? ये 2017 की बात है। 2017 में WRO की भर्ती कंप्लीट हो गई थी, रिजल्ट आ गया था, तो उसमें हमारी जो मेरी है फर्स्ट रैंक आई थी RPSC के थ्रू। तो सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे थे। और बेसिकली आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ की रही है? जी, मेरी स्कूलिंग है वो ग्रामीण सेक्टर से ही है। जैसे मैंने 5वीं तक बंतली से ही शारदा स्कूल से किया, 6ठी से 9th तक मैंने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बंतली से किया, 10th मैंने आदर्श स्कूल धोनी से की। उसके बाद मेरे जो गांव के 2 साथी थे, एक संदीप प्रजापत था, एक मुकेश सैनी था, मेरे आज भी अच्छे परम मित्र हैं जी। दोनों ने एग्रीकल्चर स्कूल देवली के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुन रखा था। अब क्योंकि पिताजी और अंकल जी 2 भाई हैं, दोनों आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी। और तो गांव वालों से मतलब पिताजी और अंकल जी को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने से वो हमारे ऊपर ही छोड़ दिया सारा कुछ, भाई आपको जो भी पढ़ना है जो पढ़ लो, मना नहीं करते थे वो जी। और पिताजी 7वीं पास थे, अंकल जी 9th तक पढ़े थे, तो और बड़ा भी मैं था परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर जी। तो मैंने एग्रीकल्चर, मेरे जो दोस्त थे संदीप मुकेश, उन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया देवली में, तो मैंने भी उनको देख करके, और खेती किसान है, अपने किसान के बच्चे हैं, तो मैंने सोचा एग्रीकल्चर लेना अपने लिए ठीक था जी। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मैंने चयन किया। और एग्रीकल्चर लेने के बाद मुझे सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला भवन लाल जी कुम्हार, जो वर्तमान में दूनी में प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है दूनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। वो उस समय वहाँ लेक्चरर थे, स्कूल व्याख्याता थे एग्रीकल्चर के, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से पुरस्कृत है जी। जो हमारे समय में ही, जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे 2006 से 8, तो उस समय उनको राष्ट्रपति पुरस्कृत हमने होते हुए देखा था। और उनके मार्गदर्शन में ही हमने सारे कुछ एजुकेशन हमने एग्रीकल्चर कंप्लीट किए। तो हमने मेरा तो ये 12वीं तक आपका सफ़र वाक़ा रहा? बिल्कुल, 12वीं देवली से कंप्लीट होने के बाद मैं कॉलेज के लिए आप कहाँ चले गए फिर? कॉलेज के लिए मैंने फिर भंवर जी सर से पूछा कि सर अब क्या करें, इसके लिए कहाँ जाएं हम, कोचिंग कहाँ करें? तो उन्होंने बताया कि कोटा में आप चल जाओ। फिर हमने कोटा में एक प्रणव जेट संस्थान था, वहाँ से हमने हमारे जेट की एग्रीकल्चर की कोचिंग ली। हमारे को नहीं मालूम था कि एग्रीकल्चर में किस तरह से क्या क्या होता। तो जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में नीट JEE होता, वैसे ही एग्रीकल्चर में जेट होता, JET जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये पूरे राजस्थान स्तर का लगता है। और जेट में एडमिशन के बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री, जो कि 4 ईयर होती है, वो मिलती है। तो BSc में मेरा एडमिशन, क्योंकि मेरी जो कोचिंग थी उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आती थी हमेशा जी। लेकिन एक बीच के अंदर एक गुजर आरक्षण आ गया था, उस समय आंदोलन चला ही था बैसला साहब का जी। खैर वो अपने लिए हितों के लिए कर रहे थे, वो अच्छी बात है। तो उस समय हमारी थोड़ी पढ़ाई बाधित हो गई थी, और जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया, आगे बढ़ गया था जी।
जिससे हम थोड़े गांव में आ गए और गांव में आने के बाद में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, जिससे हमारी जो रैंक है जो जेट के अंदर वो प्रॉपर नहीं आ पाने के कारण मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला भादरा हनुमानगढ़। अच्छा। फिर मैंने बोर्ड जी से पूछा तो साहब ने मुझे ये कहा कि आप चले जाओ वहाँ, प्राइवेट कॉलेज है तो और भी नए नए इंस्ट्रूमेंट होंगे, नए इम्प्लीमेंट होंगे, आपको अच्छा सिखाएंगे वहाँ, नई नई कॉलेज खुली है तो, क्योंकि कॉलेज 2007 में खुली थी, हम 8 में वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर 8 से लेकर 12 तक मैं हनुमानगढ़ भादरा में मेरी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री वहाँ से मैंने करी, और पूरी डिग्री के अंदर मैं हमेशा फर्स्ट टॉपर सेकंड टॉपर रहा हूँ और सेमेस्टर के अंदर, यही था मेरा। उसके बाद 2012 में करने के बाद फिर आप कंपटीशन की तरफ आ गए, PG में गए। तो एग्रीकल्चर में हर जगह टेस्ट लगता है, स्क्रीनिंग होती है, जेट का से BSc हो गई मेरी जेट से। इसके बाद प्री PG का एग्ज़ाम लगता है MSc के लिए। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिल गया जी, और हमारे को दृढ़ निश्चय तक हमने कर रखी थी पहले से ही कि अपने को एक गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री करनी है जी। तो हमने फिर से वहाँ से, मतलब कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करते थे हम, और तैयारी करने के लिए उदयपुर चले गए कुछ समय के लिए, 5-6 महीने के लिए। तो वहाँ हमने रख के तैयारी की, और उसके बाद जो राजस्थान प्री PG का जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ने कराया था उस समय एग्ज़ाम, तो फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन भी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर ही हो गया, जो प्री PG में अच्छी रैंक आई, जिससे फिर हमारे को राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर राजस्थान कृषि महाविद्यालय मिला। वहाँ से हमने फिर MSc एंटोमोलॉजी 2 साल की डिग्री वहाँ से कंप्लीट की है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद में फिर PhD के अंदर इंटरव्यू होता है। अब तो रिटर्न एग्जाम होने लग गया, लेकिन हमारा लास्ट इंटरव्यू था उस समय, लास्ट इंटरव्यू के थ्रू हमारा लास्ट बैच था PhD के अंदर जी। तो हमने वहीं इंटरव्यू दिया और PhD के अंदर सिलेक्शन हो गया। 2017 के अंदर हमारी PhD पूरी हो गई, क्योंकि बीच के अंदर सुपरवाइजर की भर्ती आ गई थी कृषि प्रेक्षक की। तो कृषि प्रेक्षक में भी मैंने अच्छी रैंक आई थी मेरी, और उसमें मेरे को सवाई माधोपुर पोस्टिंग मिली। सवाई माधोपुर मेरे ज्वाइन करने के बाद में मैंने 1.5 साल तक अवैतनिक अवकाश विदाउट पे रहा, और मेरी जो PhD अधूरी थी उसको मैं पूरी की, और पूर्ण करने के दौरान ही बीच के अंदर RPSC द्वारा भर्ती निकाली गई ARO, WRO, AO। तो मैं AO, ARO सबके इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा जो सिलेक्शन है वो WRO के अंदर हुआ जी। तो 2017 तक, जब तक मेरी PhD कंप्लीट होती, जब तक मेरी छुट्टियां ख़त्म होती, तब तक उधर से इंटरव्यू भी ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम भी हो गया, और रिजल्ट भी आ गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन में अच्छी रैंक से हुआ फर्स्ट से, जिससे फिर मैंने वापस सुपरवाइजर में कुछ समय के लिए ज्वाइन करके फिर वहाँ से मैं रिलीव होके मुझे पहली पोस्टिंग WRO के अंदर बूंदी मिली फिर जी। तो बूंदी 2 साल तक मैंने काम किया ATC फार्म पे, और 2 साल काम करने के बाद ज़िले के ही कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि यार टोंक में काम करो आप। फिर मैंने थोड़ा प्रयास किया और टोंक में हो गया। टोंक में मेरा कृषि अधिकारी के पद पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो आज मैं वहीं 3 साल से वहीं काम कर रहा हूँ टोंक में। तो अपने लोगों के बीच काम करके बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो निश्चित रूप से सफलताओं का एक सिलसिला है, और इस सिलसिले को आप भी लगातार आगे बनाए रखिए। जो युवा साथी हैं एग्रीकल्चर में जो अपना स्कोप मानते हैं, वो लगातार आगे बढ़ें, उत्साहित रहें, और अपने जीवन में सफलता का एक मुकाम आप भी हासिल करें। डॉक्टर साहब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।